हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी। और ये एक प्यारा सा क्यूट सा चैनल आपका, जिसमें अपना टॉपिक जो चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर चल रहा था 12th फिजिक्स का। और फर्स्ट चैप्टर को अपन ने ऑलमोस्ट सा कंप्लीट सा कर दिया था। कुछ एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए थे, वो मैंने बोला था कि अपन डिस्कस कर लेंगे। तो एक टॉपिक अपना ये रह गया था इसके अंदर कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ थिक कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, अपन ने थिन कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग के लिए तो अपने निकाल लिया था। उसका फॉर्मूला अपने पास में आया था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। आया था फॉर्मूला, याद है सबको कि सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अपने पास एक फॉर्मूला आया था जब कंडक्टिंग प्लेट जो होती थी उसके कारण किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपने निकाला था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो थिन के लिए, थिन कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों के लिए सेम था वो। ठीक है, अब मान लो यदि मेरे पास में वो थिक कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, थिक कंडक्टिंग प्लेट का मतलब जिसके कोई ना कोई थिकनेस है। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास में ऐसी प्लेट है, ठीक है, इसकी थिकनेस है कुछ ना कुछ, तो ऐसी मेरे पास में एक थिक कंडक्टिंग प्लेट है। अब कंडक्टिंग प्लेट है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कंडक्टिंग प्लेट है तो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है कि कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होता। जो भी चार्ज होता है वो कहाँ होता है? सारा के सारा चार्ज कहाँ रहेगा? इसकी सरफेस पे रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर इस पे दो तरह की प्लेटें बन जाएगी, एक तो ये वाली प्लेट जिसपे चार्ज रहेगा और एक ये वाली प्लेट जिसपे चार्ज रहेगा। तो दो तरह की प्लेटें अपने पास में है, एक तो ये प्लेट और ये प्लेट जिसपे चार्जेस रहेंगे। तो अब यदि मैं इसको बनाना चाहूँ डायग्राम में, तो डायग्राम में देखो किस तरह से बनेगा ये चीज़। यदि अपन डायग्राम से इस चीज़ को शो करना चाहें तो डायग्राम से अपन इसको ऐसे शो कर सकते हैं, इस तरह से। इसको समझना, जैसे मान लो ये तो अपनी एक प्लेन शीट होती थी जिसकी थिकनेस जो है वो 0 होती थी। ये तो अपनी वो शीट थी जिसकी थिकनेस अपन 0 मानते थे। अब मैंने मान लिया कि मेरे पास में इसकी कोई ना कोई थिकनेस है इस तरह से। ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि अपने पास में ये एक और प्लेट थी जिस प्लेट की कोई ना कोई अपने पास में थिकनेस है। तो ये मैंने इसकी कोई थिकनेस मान ली इस तरह से, ऐसे। ठीक है, और यहाँ से अपन ने इसको कुछ ऐसे बना दिया इस तरह से। क्लियर? तो ये अपने पास में एक शीट आ गई जिसकी कोई ना कोई थिकनेस है। तो जब इसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी तो उस कंडीशन में मैं जब इसको चार्ज दूंगा तो वो चार्ज कहाँ रहेगा? वो चार्ज कहाँ रहेगा? चार्ज रहेगा इसकी सरफेस के ऊपर। तो मैंने मान लिया कि मैंने इसको चार्ज दिया होगा, वो चार्ज कहाँ है? वो चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर है। कौन कौन सी सरफेस पे? एक तो इसके इधर वाली सरफेस पे और एक इसके इधर वाली सरफेस पे। बीच में कोई चार्ज नहीं है क्योंकि थिक है। ठीक है, थिन होता है तो कुछ नहीं होता, एक ही सरफेस रहती। थिन ही होती तो एक ही सरफेस रहती, फॉर्मूला वही बनना था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। लेकिन यदि कंडक्टिंग शीट है और उसकी कोई ना कोई थिकनेस है तो चार्ज दो सरफेस पे रहेगा क्योंकि थिकनेस आ गई। तो एक तो इस सरफेस पे रहेगा और एक इस वाली सरफेस पे रहेगा। तो दो सरफेस पे चार्ज रहेगा। तो अपन को वही फाइंड आउट करना है कि इसके कारण किसी पॉइंट पे, ये मान लो ओ पॉइंट मैंने मान लिया, तो इसके कारण आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायरेक्शन को अपन को पता होती है। डायरेक्शन तो क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्लियर? तो अब देखो यहाँ से वही पॉइंट पी पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन को फाइंड आउट करना है। तरीका अपने पास में वही है। कौन सा तरीका? कि मैं इस पॉइंट पी को लेते हुए मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की अजम्पशन कर ली इस तरह से। ठीक है, ये मान लो ये अपना कौन सा हो गया? सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हो गया। तो ये अपन ने मान लिया कि ये मेरे पास में एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हो गया। ठीक है, इस तरह से, ऐसे, जो इससे वही आर पार निकाल रखा है अपन ने इधर उधर, दोनों तरफ आर पार निकाल दिया इसको। तो ये दोनों तरफ मैंने इसको आर पार निकाल दिया। तो ये अपने पास में एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस जो है वो अपन ने एज्यूम कर लिया। अब वही आर डिस्टेंस है और इस पॉइंट पी के ऊपर अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ये लेंथ भी आर है और ये वाली लेंथ भी आर है। ठीक है, वही तरीका, सेम तरीका है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है इसके? वही मैंने यहाँ पर इसको माना S1, इसको मैंने मान लिया S2 और इसको मैंने मान लिया S3। मान लिया S1 पे मैंने एक स्मॉल एरिया लिया, उस एरिया की डायरेक्शन ये वाली, इस पार्ट पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये वाली, ये अपन पढ़ चुके हैं, फिर पॉजिटिव एंड परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस पे मैंने एक स्मॉल पार्ट लिया तो एरिया की डायरेक्शन ये वाली,
और यहाँ पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। यहाँ पे मैंने स्मॉल पार्ट लिया, एरिया की डायरेक्शन ये वाली और इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये वाली। डायरेक्शन वायरेक्शन सब अपन निकालना सीख चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। अब देखो, अब अपन यदि बात करें तो इस सरफेस, ये जो अपने पास में कंडक्टिंग प्लेट है उसके यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा है। और इसका मैंने एरिया मान लिया, जो सिलेंडर अपन ने लिया है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपन कितना मानते हैं, ए मानते हैं। अब देखो यहाँ से यदि मैं यहाँ पे इस पूरे सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकालूं तो टोटल फ्लक्स का अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर वही मैंने इस पूरे इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, S1, S2 और S3 में कर दिया। तो मैंने जब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये इंटीग्रेशन फॉर S1 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फॉर S2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फॉर S3 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। S1 के लिए ई और डी ए के बीच का एंगल 0 डिग्री, S2 के लिए 90 डिग्री, S3 के लिए 0 डिग्री। तो यहाँ पे अपन ये बोल देंगे, ये तो S1 यहाँ तो आ जाएगा ई डी ए कोस 0 प्लस S2 यहाँ आ जाएगा ई डी ए कोस 90 प्लस S3 ई डी ए कोस 0 इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोस 0 1 कोस 0 1, तो ये तो 1 1 हो गया और ये क्या हो गया 0। तो इसका मतलब अपन ये बोल देंगे यहाँ पे यदि अपन बात करें तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं, ये तो आ जाएगा इंटीग्रेशन S1 ई डी ए प्लस ये 0 हो गया और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन S3 ई डी ए हो जाएगा। अब देखो मेन चीज़ आती है सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू कितना होगा, मेन चीज़ वो है, अपन ने पहले किया था सिग्मा क्यू कितना आया था, पहले अपने पास में सिग्मा क्यू आया था सिग्मा इंटू ए। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया ए। ठीक है, अब इसको समझना, मुझे यही तो निकालना है कि जब ये सिलेंडर इसके अंदर से गया तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आया, ये चीज़ें तो निकालनी है। तो जब ये थिन शीट थी तब तो इसने जितना एरिया काटा उतना एरिया इसके अंदर चला गया, ऐसा ही तो हुआ। अब मान लो ये थिक शीट है और ये आर पार हुआ है, तो आर पार हुआ है तो एक तो इसका एरिया यहाँ से कटा है और एक एरिया इसका यहाँ से कटा है, 2 एरिया कटे हैं इसके। भी चार्ज कौन कौन सी सरफेस पे है, इस वाली सरफेस पे है और इस वाली सरफेस पे, इन 2 सरफेसेस पे चार्ज है। तो जब इन 2 सरफेसेस पे चार्ज है तो एरिया या तो यहाँ से कटा और एक एरिया यहाँ से कटा, तो ये दोनों एरिया में चार्ज कितना चला गया इसके पास में, इस पे कितना एरिया था सिग्मा, इसमें कितना चार्ज था सिग्मा इंटू ए, और यहाँ पे भी कितना चार्ज था सिग्मा इंटू ए। भी इसका एरिया ए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये ए एरिया जो इस वाली सरफेस को काटेगा उसमें कितना चार्ज है सिग्मा इंटू ए, और ऐसे ही पीछे वाली सरफेस को भी ए एरिया से काटेगा तो भी कितना आएगा सिग्मा इंटू ए। यानी कि यहाँ से इस वाली सरफेस से सिग्मा ए चार्ज गया, इस वाली सरफेस से सिग्मा ए चार्ज गया, तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज हुआ सिग्मा क्यू वो कितना हो गया 2 सिग्मा इंटू ए। जब थिन शीट थी तब तो केवल एक ही एरिया काट रहा था और सिग्मा इंटू ए चार्ज आ रहा था। जब थिक शीट हो गई तो वो 2 एरिया को काट रहा है। 2 एरिया कौन सा, एक तो इस वाला एरिया और एक इस वाला एरिया। तो एक एरिया पे चार्ज सिग्मा ए है तो दूसरे पे भी चार्ज सिग्मा ए है, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 2 सिग्मा ए। यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है, सिग्मा क्यू कितना हुआ है 2 सिग्मा इंटू ए। बस यही चीज़ इसके अंदर मेन थी, बाकी तो अपन सारी चीज़ें वही चीज़ें देख रहे हैं जो पहले भी कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। अब ई बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, ई को बाहर निकाल लो, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन डी ए फॉर S1 प्लस ई बाहर आ गया, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन S3 फॉर डी ए इक्वल्स टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन डी ए क्या है, इस पे छोटे छोटे एरिया लेंगे, उन सब का टोटल सरफेस एरिया कितना है कैपिटल ए। ऐसे इसमें भी क्या होगा, छोटे छोटे एरिया लेंगे, सबका सम कितना होगा एरिया का सम, इसका पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है कैपिटल ए। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अपने टोटल कैपिटल ए माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई इंटू ए प्लस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा ई इंटू ए इक्वल्स टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू ए कितना हो जाएगा 2 ई ए, तो 2 ई ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 ए से 2 ए कैंसिल, तो ई जो बनेगा वो कितना बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यानी कि यदि कंडक्टिंग प्लेट है और उसकी थिकनेस है तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग शीट है और उसकी कोई थिकनेस नहीं है, जब तक थिकनेस नहीं है तब तो चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, फॉर्मूला बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यदि थिकनेस आ जाती है और कंडक्टिंग है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला बनता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई चीज़। तो यदि अपन को कुछ भी नहीं दे रखा है कि शीट कैसी है, वो थिकनेस वाली है कि थिकनेस वाली नहीं है, तो अपन को मानना है कि शीट जो है वो थिन शीट है और फॉर्मूला लगाना है कौन सा, फॉर्मूला अपना लगेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब तक उसने ये नहीं बोला है कि एक तो कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, कंडक्टिंग शीट है और कैसी है, थिक है, यानी कि थिक कंडक्टिंग शीट जब तक नहीं बोला गया है तब तक अपना फॉर्मूला ये लगेगा। और जैसे उसने थिक कंडक्टिंग शीट बोल दिया तो फिर फॉर्मूला अपना ये लगाना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो फॉर्मूला है ये भी क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई, डिस्टेंस लेंथ डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो तो भी इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सिग्मा चेंज, सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो ई भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यदि अपन ग्राफ बनाए यहाँ पे इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, तो इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, कांस्टेंट कर्व बनेगा, यानी कि ई जो है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ई जब आर पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ई डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आर की पावर 0, ठीक है। तो ये अपने पास में एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें अपन ये देख रहे हैं कि थिक कंडक्टिंग शीट यदि होता है तो उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, केवल इसमें इतनी सी चीज़ चेंज हुई है, बाकी तो वैसे की वैसी चीज़ें है कि सिग्मा क्यू कितना होगा 2 सिग्मा ए, क्योंकि वह 2 सरफेस को कट करेगा। फिर से देख लो, मेन चीज़ यही है इसके अंदर कि जब वो इसको अंदर में इसके डालूंगा तो एक तो इधर वाले चार्ज लेकर जाएगा वो अंदर और एक इधर वाला चार्ज अंदर ले जाएगा, ठीक है। 2 सरफेस से वो चार्ज ले जाएगा, इस पे सिग्मा ए चार्ज, इस पे सिग्मा ए चार्ज, तो दोनों मिला के इसके अंदर कितना जाएगा 2 सिग्मा ए, ठीक है। और जब वो थिन थी, पतली सी थी, तो वो एक ही सरफेस थी, उसमें 2 सरफेस थी ही नहीं, तो जब एक ही सरफेस थी तो उस कंडीशन में चार्ज कितना जा रहा था, सिग्मा ए। और जब 2 सरफेसेस हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 सरफेस होते ही चार्ज कितना चला गया 2 सिग्मा ए। क्लियर। तो ये अपने पास में ये क्वेश्चन जो है वो अपना कंप्लीट हो गया कि यदि इनफाइनाइट लेंथ की थिक कंडक्टिंग शीट हो तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक रह रहा था वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक डायग्राम बनाया गया है बोर्ड के ऊपर, डायग्राम पहले इसमें बना दिया गया ताकि तुम्हारा टाइम जो है वो डायग्राम बनाने में खर्च ना हो। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसको देख लेते हैं क्या चीज़ है। पहले तो ये काम क्या करता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो काम करता है किसी भी रोड या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे ये रोड है मान लो, इस पे चार्ज की पोलैरिटी कैसी है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और दूसरा, किसी भी रोड के ऊपर चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है ये बताता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। समझ में आ रही चीज़। तो चार्ज की पोलैरिटी और चार्ज के पास 2 ही चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और नेचर। तो नेचर भी बताता है और मैग्नीट्यूड भी बताता है, कैसे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन समझो। ये एक ग्लास का जार है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होगा तभी अपन को अंदर की चीज़ें दिखाई देगी और अंदर की चीज़ें अपन को देखनी है। तो इसलिए मैंने जो ये ग्लास जार लिया है वो एक तरह से ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है। उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर, ठीक है, अंदर एक मैंने यहाँ पे इसके माउथ जो है इस पर एक कोर्क लगाया है, माउथ जो है इस पर एक कोर्क लगाया है। कोर्क कैसा होता है, कोर्क जैसे देखा जाओ तो स्पंज जो होता है, ठीक है, स्पंज देखते हो सब, स्पंज जो होता है वैसा एक कोर्क लगा हुआ है। अब इस कोर्क के अंदर से मैंने एक मेटल रोड जो वो फंसा रखी है, ये मेटल रोड, ठीक है। ये स्पंज इसलिए लिया है ताकि मेटल रोड यहाँ पे फिक्स हो जाए, नहीं तो मेटल रोड को रखोगे कैसे, ठीक है। तो मेटल रोड यहाँ पे फिक्स हो गई, तो मैंने यहाँ पे कोर्क के अंदर से इसको फंसा दिया, इसलिए यहाँ पे कोर्क लगा दिया ताकि वो मेटल रोड जो है उसको फिक्स करके रखे, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक सर्कुलर डिस्क लगा दी जो मेटल डिस्क है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में, अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है, यहाँ पे गोल्ड लीफ लगाई गई है जिसको अपने गोल्ड लीफ बोला है। गोल्ड लीफ मतलब सोने की पत्ती, ठीक है, लीफ मतलब पत्ती। तो सोने की लीफ अपने लगाई है, गोल्ड लीफ अपने लगाई है। वो गोल्ड, अब इसमें एक मेन क्वेश्चन इसके अंदर एक ही है, बाकी तो सब फालतू चीज़ें है कि गोल्ड लीफ ही क्यों लगाई है।
भाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड ही काम में क्यों नहीं आएगा, जिसमें तो इसकी रेट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं ये, तो फिर गोल्ड क्यों लगाया अपन, नॉर्मल एल्यूमिनियम या आयरन की भी लगा सकते थे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसको समझने के लिए एक चीज़ समझो कि गोल्ड लीफ जो है, लीफ मतलब उसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, और जब बहुत कम थिकनेस की लीफ अपन को चाहिए तो वो गोल्ड में बनाई जा सकती है। ठीक है, इसलिए अपन एक आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उसमें भी गोल्ड फॉइल काम में ली जाती है, तो उसका भी रीज़न यही होता है कि उसकी थिकनेस कम से कम की जा सकती है। गोल्ड ही एक ऐसा मटेरियल है जिसकी थिकनेस जो है वो कम से कम की जा सकती है ताकि उसका मास कम से कम हो जाए। ठीक है, यदि मैं किसी और मटेरियल की बनाने लग गया, जैसे मान लो मैंने और किसी मटेरियल की लीफ बना दी है, ठीक है, तो इसकी थिकनेस जो है मैं उतनी कम नहीं कर पाऊंगा जितनी मैं लीफ की गोल्ड की कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए अपने गोल्ड की लीफ ली है। ठीक है, तो गोल्ड की लीफ की थिकनेस कम से कम हो सकती है, तो इसका मास जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। तो बहुत ही कम फोर्स पर भी ये इस तरह से एक्सपेंड हो सकती है, क्योंकि इसका मास बहुत कम है, एकदम लाइट वेट हो गया, एकदम लाइट वेट हो गया कि mg का इफेक्ट ही खत्म हो गया। तो mg का इफेक्ट ही खत्म हो गया, तो जैसे थोड़ा सा फोर्स लगेगा वो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे गोल्ड लीफ ली है। अब देखो यहाँ से, अब मेरे पास में एक ये रोड थी, ठीक है, इस रोड के पास में चार्ज है या नहीं है मुझे कैसे पता चले, तो मैंने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पता करने की कोशिश करेगी इसके पास में चार्ज है या नहीं है। तो मैंने मान लिया कि इसको मैंने जैसे ही इस मेटल डिस्क से टच करवाया, जैसे ही मैंने इस रोड को जिस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज था, मैंने इस पे जैसे ही मेटल डिस्क से टच करवाया, इसको टच करवाया तो चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज इस मेटल डिस्क से होते हुए, इस रोड से होते हुए, रोड से होते हुए, रोड से होते हुए कहाँ पहुँच गया, गोल्ड लीफ के पास पहुँच गया। जैसे ही गोल्ड लीफ के पास पहुँचा, जो गोल्ड लीफ पहले पास में थी वो कैसे हो गई, अब एक्सपैंड हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि फोर्स लगने लग गया। कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। तो जैसे ही रिपल्सिव फोर्स लगा तो गोल्ड लीफ जो पहले, ये लीफ ऐसे मूवमेंट कर सकती है इस तरह से, तो गोल्ड लीफ जो पहले पास में थी वो कैसे हो गई, एक्सपेंड हो गई, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगने लग गया। यानी कि मुझे ये पता चल गया, जैसे ही मैंने इस रोड को यहाँ टच करवाया और यदि ऐसी फैल जाती है तो मुझे पता चल गया कि इस रोड के पास में चार्ज है। भी चार्ज होगा तभी तो चार्ज आया, भी मुझे पता नहीं था पहले इस रोड के पास में चार्ज है कि नहीं है, तो मैंने तो इसको टच करवा के देख लिया, देखा तो ये फैल गई। इसका मतलब इसके पास में क्या था, चार्ज था। जो चार्ज इसको मिला और जैसे इसको चार्ज मिला ये फैल गई। अब ये जितना ज़्यादा फैलेगी चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा, इसका मतलब इस रोड पे चार्ज की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ रही चीज़। तो ये जितना ज़्यादा फैलती है इस पे चार्ज उतना ही ज़्यादा आया है, और इस पे चार्ज ज़्यादा आएगा कहाँ से, इसके पास से, यानी कि इस पे चार्ज उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो, अब ये रोड इस तरह से कंस्ट्रक्शन बन गई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, लीफ के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये अपन को पता है। ठीक है, अब मेरे पास में कोई दूसरी रोड है। ठीक है, मुझे पता करना है कि इस रोड पर चार्ज की पोलरिटी कैसी है। कि मुझे दो चीज़ें पता कर सकते हैं गोल्ड लीफ से, एक तो मैग्नीट्यूड तो कैसे पता चल गया कि ये जितना ज़्यादा फैल जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, और जितना कम फैलेगा उतना ही कम चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अब मुझे पता करना है कि इस रोड पर चार्ज की पोलरिटी कैसी है। कोई दूसरी रोड मेरे पास में है, तो इस रोड के ऊपर चार्ज की पोलरिटी मुझे पता लगानी है कैसी है। तो पोलरिटी पता लगाने के लिए मैंने क्या किया, अब मैंने मान लिया कि इस रोड को तो मैंने यहाँ से हटाया और मैंने एक दूसरी रोड को यहाँ पे लगा दिया इस तरह से। ठीक है, लगा दिया। अब इस रोड के पास चार्ज तो था, लेकिन वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था मुझे पता नहीं था। ठीक है, अब यदि इसके पास में चार्ज पॉजिटिव होगा, समझना, यदि इसके पास में चार्ज पॉजिटिव होगा तो पहले जो ये इतनी फैली हुई थी, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से और ज़्यादा ट्रांसफर होगा, इसके पास में हो जाएगा, इनके पास में और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये और ज़्यादा फैल जाएगी। समझ में आ रही थी। तो पहले ये जितनी फैली हुई थी, इसको टच करवाने के बाद में यदि ये और ज़्यादा फैल गई, इसका मतलब इस पर भी चार्ज कैसा था, पॉजिटिव ही था, क्योंकि पॉजिटिव मिला तभी तो इसको पॉजिटिव चार्ज और मिल गया, और मिल गया तो वो और ज़्यादा फैल गई। समझ में आ रही थी। तो लेकिन यदि मान लो ये रोड को मैंने टच करवाया, ये चार्ज इधर से ट्रांसफर हुआ और ये लीफ जो है थोड़ी पास में आ गई, क्लोज आ गई। क्लोज आने का मतलब इस पे चार्ज कम हो गया। इस पे चार्ज कम कब होगा, जो ऊपर से चार्ज कैसा आ रहा होगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो पहले से ही है। तो नेगेटिव चार्ज जैसे इसके पास में आएगा तो चार्ज कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये पास में आ जाएगी। इसका मतलब ये रोड कैसी थी, अपनी नेगेटिवली चार्ज थी। तो यदि ये रोड पॉजिटिवली चार्ज होगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये फैल जाएगी, तब अपन को पता चल जाएगा, जैसे ही फैलेगी तो पता चल जाएगा पॉजिटिव चार्ज है।
और यदि इस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये पास पास में आ जाएगी। इसका मतलब ये चार्ज कैसा आ रहा है, यहाँ से नेगेटिवली चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये रोड कैसी हो गई अपनी, नेगेटिवली चार्ज्ड रोड हो गई। समझ में आ रही चीज़। तो ये एक छोटा सा अपना टॉपिक था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हालांकि कभी आज तक ज़िंदगी में इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, और फिर भी कभी आ जाता है तो बस इतना सा ध्यान रखना है। मेन तो इसमें चीज़ यही है, एक तो गोल्ड लीफ क्यों ली जाती है, और एक चार्ज की जो पोलैरिटी अपन पता कर रहे हैं वो पोलैरिटी किस तरह से पता की जाती है। बस ये दो चीज़ें अपन को देखनी है, बाकी तो सब फालतू चीज़ें हैं, बाकी और कोई इसके अंदर काम की चीज़ नहीं है, ना कभी इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कुछ अपने गॉस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो गॉस लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स को अपन और देख। तो एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है समझना। क्वेश्चन पे कहा, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास में एक स्क्वायर प्लेट है ये, ठीक है, थिकनेस नहीं है इसकी, ये मेरे पास में एक स्क्वायर प्लेट है। इस स्क्वायर प्लेट से इसकी साइड 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, साइड इसकी 10 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक चार्ज रखा गया है क्यू गुलाम। इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक चार्ज रखा है अपन ने क्यू गुलाम। तो अपन से पूछा ये गया है कि इस प्लेट से, जो स्क्वायर प्लेट है, उस स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही चीज़ कि ये जो स्क्वायर प्लेट है उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक चार्ज रखा है क्यू गुलाम, और अपन से पूछा गया है कि इस स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा। तो गॉस लॉ की हेल्प से यदि अपन बात करें तो गॉस लॉ की हेल्प तब लगेगी जब ये चार्ज कैसा हो, क्लोज सरफेस में हो। यदि चार्ज क्लोज सरफेस में नहीं है तो गॉस लॉ नहीं लगा सकते अपन। तो पहले तो चार्ज को क्लोज सरफेस में लाना पड़ेगा। अब चार्ज को यदि 5 सेंटीमीटर ऊपर है और ये साइड इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो मैं चार्ज को क्लोज सरफेस में लाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसके इधर एक और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट लगा दूँ, इसके इधर एक और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट लगा दूँ, इसके इधर एक और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट लगा दूँ, इसके इधर एक और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट लगा दूँ, इसके ऊपर एक और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट लगा दूँ। उससे चार्ज कहाँ आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर ऊपर था चार्ज, तो चार्ज कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। और एक्चुअल में ये क्या बन गया, ये पूरा क्यूब बन गया क्यूब। तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होता है, यदि पूरा क्यूब से देखें तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको समझो, यदि मैंने यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करना, यदि मैंने ऐसे कुछ अरेंजमेंट कर दिया इसके लिए, ऐसा कुछ, ठीक है, यूँ समझ रहा, ये मैंने मान लिया एक 10 सेंटीमीटर की एक और स्क्वायर प्लेट मैंने यहाँ पे लगा दी इस तरह से, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट लगा दी। ऐसे मैंने इसके इधर की तरफ भी एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट लगा दी, सेम ऐसे ही, ठीक है, वही 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर प्लेट लगा दी ऐसे, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसके इधर की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट लगा दी। ये मान लो 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर प्लेट अपन ने लगा दी, यहाँ लगा दी ऐसे। और ऐसे ही मैंने इसके इधर की तरफ भी एक 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर प्लेट लगा दी। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो गया, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बनाया है। हाँ सही बन रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो ऐसे ही मैंने इसको हटा देते हैं एक बार। तो ऐसे ही मैंने इसके इधर की तरफ भी एक 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर प्लेट लगा दी इस तरह से। तो ऐसे मैंने यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस तरह से मैंने इसकी स्क्वायर प्लेट लगा दी यहाँ पे। तो देखो कितनी प्लेट्स हो गई, एक प्लेट तो नीचे वाली थी, एक ये 2 3 4 5 6 हो गई। तो 6 प्लेटों से भी क्यूब बनाया तो कुल मिला के 6 ही तो सरफेसेस हो गई। इन 6 सरफेसेस से जो फ्लक्स पास होता है वो कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, क्यू। तो इन पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज से कितना होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अपने पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स किससे पास होगा, इससे स्क्वायर प्लेट से पास होगा। तो अपन से यही पूछा गया था। और चार्ज की वैल्यू अपन को दे रखी है। अच्छा पूछा ही गया था पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू अपन को दे रखी है 10 माइक्रोकूलम यानी कि 10 इंटू 10⁻⁶ कूलम डिवाइड बाई 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। और ये फ्लक्स किस में आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। तो ये अपने पास फ्लक्स आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, कैलकुलेशन कर लेना।
तो बाकी अपने पास में फ्लक्स का जो आएगा वो ये आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 18 जो अपनी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आता है उसको और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और अपने सामने लिखा गया है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। एक अपने पास में यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे कि बाहर कि अंदर कि कहाँ, या दोनों तरफ। यदि कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहाँ रहना है, सरफेस पे रहना है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कहाँ है, सारा के सारा चार्ज कहाँ रहेगा, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, सारा का सारा चार्ज कहाँ रहना है, सरफेस पे। इस पे मैंने मान लिया क्यू चार्ज है यहाँ पे, और इसकी रेडियस जो है वो रेडियस अपने मान ली कैपिटल आर है। तो अपन को देखो क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है सिग्मा, वो अपन को दे रखी है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 80 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये तो अपन को दे रखा है सिग्मा, ठीक है। और अपन से पूछा गया है कि इसकी एक रेडियस अपन को दे रखी है, डायमीटर दे रखा है 2.4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 1.2 मीटर, ये रेडियस हो गई इसकी। अपन से एक तो ये पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, इस स्फीयर पे क्यू चार्ज कितना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, यूनिट एरिया पे चार्ज क्यू बाई ए। तो क्यू अपॉन एरिया कितना हो जाएगा 4πr², ठीक है। अपन को क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू कितना होगा, क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा की वैल्यू अपन को दे रखी है 80 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये तो हो गया सिग्मा इंटू 4π, और आर अपन को दे रखा है 1.2, यानी कि 1.2 का स्क्वायर यानी कि 1.44, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करना है, ये आंसर किस में आएगा कुलाम के अंदर, क्योंकि अपन ने सारी चीज़ें कुलाम पर मीटर स्क्वायर में पुट करी है, तो ये आंसर कुलाम में आ जाएगा। तो एक तो अपन से चार्ज पूछा था, सोल्व करना है, सोल्व कर लेना। एक अपन से पूछा गया व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो मुझे जब चार्ज ही पता चल गया तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है कैपिटल क्यू, भी चार्ज कितना है इस स्फीयर पे कैपिटल क्यू, तो चार्ज अपन को पता चल गया यहाँ से, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू तो कितनी आई है 80 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 4π इंटू 1.44, ये तो आ गया क्यू, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट यानी कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करना है, और ये आंसर किसके अंदर आ जाएगा अपना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स का यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये क्वेश्चन एक अपने पास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 22, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी टपके हुए हैं, तो इनको पढ़ लो ध्यान से कि जैसे जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ऐसे ही एनसीईआरटी के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल लाके 37 क्वेश्चंस 35 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो करने हैं अपन को, ठीक है। तो मेन क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लूँगा। अब कल के वीडियो चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। हाँ, जो थ्योरी वाला पोर्शन है इस चैप्टर का वो अपना सारा कंप्लीट हो गया है। थ्योरी में अब अपना कुछ भी नहीं बचा है, अब अपने क्वेश्चंस ही बचे हैं बस। क्वेश्चंस भी मोस्टली क्वेश्चंस मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस हैं, नेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस अपने वैसे तो टॉपिक के साथ ही डिस्कस किए हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस अब अपन डिस्कस कर लेंगे। अपने डाउट्स जो है वो डाउट मुझे आज जो है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डाल देना, और उन क्वेश्चंस को फिर अपन एक डाउट क्लास बना लेंगे। डाउट अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो एक तो डाउट वीडियो का ही रहेगा, कि जो भी डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे डाउट जो है वो डिस्कस हो जाएंगे। और साथ के साथ में उसके बाद में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस मुझे करवाने रहेंगे, जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को अपन और डिस्कस कर लेंगे। बाकी अपने टॉपिक जो है वो सारा कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आईआईटी लेवल का टॉपिक है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या चीज़ है। बाकी एक फॉर्मूला ही है बस, और कुछ नहीं है, बस वो फॉर्मूला ध्यान रखना है। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, हो जाए झील में। चल कोई नहीं, मिला होगा।
तो अब देखो एक टॉपिक है ध्यान रखना है, अपन ने ये तो एक देखा था कि इनफाइनाइट लेंथ का यदि मेरे पास में वायर होता है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r, बनता है r डिस्टेंस। ये तब है जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है और इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। तो गॉस लॉ की अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन यही थी, तो इसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r। अब मान लो यदि वायर जो है वो फाइनाइट लेंथ का आ गया, फाइनाइट का मतलब उसकी लेंथ फिक्स है। अब मुझे ये पता करना है, एक रैंडम पॉइंट पे मैंने मान लिया कि यहाँ से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट P के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, समझ में आ रही चीज। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट लेंथ का मेरे पास में वायर है और इस वायर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा ये अपन को पता करना है। तो मैंने इसके इस एंड को, जो इसका ये वाला एंड था, इस एंड को जब पॉइंट P से मिलाया ऐसे, तो इसने जो एंगल बनाया होगा वो मैंने मान लिया φ1 बनाया, ठीक है। और नीचे वाला जो एंड है, उस नीचे वाले एंड को यदि मैंने पॉइंट P से मिलाया होगा तो ये जो एंगल बना होगा वो मैंने मान लिया φ2 बनाया। डेरिवेशन अपने कोई काम की नहीं है, अपन सीधा फॉर्मूला देखेंगे कि एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या बनना है। तो अब अपन को पता ये करना है, पता क्या करना है, पहले तो टॉपिक देखो क्या था। टॉपिक अपने पास में ये था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट लेंथ वायर। तो फाइनाइट लेंथ का मेरे पास में यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो मुझे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। जब इस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो अपने पास में दो तरह के फॉर्मूले बनते हैं। एक तो दो इंटेंसिटीज बनती है, दो इंटेंसिटीज कैसे कैसे बनती है समझो इसको। जैसे एक तो इंटेंसिटी जो बनती है, इसको हटा देता हूँ, एक तो इंटेंसिटी इसमें बनती है इधर की तरफ, इसको तो नाम दिया जाता है ई परपेंडिकुलर, और एक इंटेंसिटी इसमें बनती है इधर की तरफ, इसको नाम दिया जाता है ई पैरेलल। बहुत ही अच्छा राक्षस जैसा पेन है, ऐसा लग रहा है जैसे राक्षस ही आ गया हो। तो एक तो ई परपेंडिकुलर फॉर्मूला बनता है और एक ई पैरेलल फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूले क्या क्या होते हैं मैं यही लिख देता हूँ। ई परपेंडिकुलर फॉर्मूला जो बनता है वो तो बनता है k लैम्डा अपॉन r साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। ई पैरेलल फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है k लैम्डा अपॉन r कोस φ1 माइनस कोस φ2। समझ में आ रही चीज़। ये अपने पास में दो इंटेंसिटीज बनती है, तो ई परपेंडिकुलर जो बनता है वो तो बनता है k लैम्डा अपॉन r साइन φ1 प्लस साइन φ2, और ई पैरेलल जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है k लैम्डा अपॉन r, और ये हो जाएगा कोस φ1 माइनस कोस φ2। बस फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं और कुछ नहीं है। अब देखो इसको एक चीज़ समझना, यदि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का चला जाता तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए था, 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r। इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण इंटेंसिटी कितनी बनती है, 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r। इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण पॉइंट P पे इंटेंसिटी कितनी बनती है, 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r, और वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यानी कि यदि वायर इनफाइनाइट का होता तो ये तो हो जाना चाहिए था 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r, और ये क्या हो जाना चाहिए, 0। तो करके देख लेते हैं। यदि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाता तो φ1 और φ2 कितने कितने हो जाते, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब कि मैंने इस वायर से बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस पे इंटेंसिटी, जैसे मान लो ये वायर था और इससे यहाँ पर, इससे भी कम, मैं इतने ले लेता हूँ चलो, इससे भी कम इंटेंसिटी इससे भी कम डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो अब ये वायर इसके लिए कैसे हो गया, इस पॉइंट के लिए कैसा हुआ, इनफाइनाइट लेंथ का हो गया। तो जब मैं इससे ये वाला एंगल बनाऊंगा तो ये वाला एंगल क्या, φ1 और φ2 ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएंगे। भी यदि ऐसा होता, यदि वायर जो है, यदि मैंने यहाँ पे स्पेशल केस ले लिया और वायर जो है यदि इनफाइनाइट लेंथ का होता, यदि वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का होता, सही लिखा है, सही है, इनफाइनाइट लेंथ का होता तो φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू क्या हो जाता, 90 डिग्री हो जाता। अब पुट करके देखो, साइन 90 प्लस साइन 90
कितना होता, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 + 1 2, यानी कि 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल आर। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता वो तो क्या बनता, 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल आर बनता। और पैरेलल कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 0, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, यानी कि ई पैरेलल जो बनता वो क्या हो जाता, 0। समझ में आ रही चीज़। और अपन को यही पता है यदि वायर इन्फाइनाइट लेंथ का होता है तो केवल इंटेंसिटी इधर आती है, वो कितनी आती है, 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल आर, और पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0। समझ में आ रही चीज़। तो ऐसे ही ये फाइनाइट लेंथ के लिए, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फॉर्मूले जो अपने पास में आए हैं, ये परपेंडिकुलर वाला और ये पैरेलल वाला, ये दोनों फॉर्मूले जो अपने पास में आए हैं ये जनरल फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों से अपन किसी भी तरह की लेंथ के वायर के लिए इंटेंसिटीज पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना है, डेरिवेशन अपने काम की नहीं है। अब पॉइंट कहाँ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकते हैं, वो अपन को दे रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे। हाँ, यदि इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो फॉर्मूला 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल आर ही बनेगा। बोर्ड लेवल पे केवल इनफाइनाइट लेंथ का ही है। यदि IIT लेवल पे बात, निट पे भी इनफाइनाइट लेंथ का ही है। यदि IIT लेवल पे बात करें तो ये फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है तो अपन को केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ नहीं है ध्यान रखने वाली चीज़। तो ये अपना टॉपिक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर के अंदर, सारी थ्योरी वाले पोर्शन अपने सारे कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चंस अपने मोस्टली सारे कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं NCERT के या और कोई क्वेश्चन जो मुझे करवाने होंगे वो क्वेश्चन और करवा लेंगे। हार्डली 1 या 2 क्लास के अंदर ये क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में अपन चैप्टर 2 जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार चैप्टर है, उसको अपन और डिस्कस कर लेंगे। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी अपनी शीट्स के क्वेश्चन, अपनी बुक के क्वेश्चन, जो भी तुम्हारे पास में अवेलेबल है चीज़ें, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जो भी डाउट है वो पोस्ट करो और वो डाउट को अपन एक साथ में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में अपन नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ही रहो, तुम आगे भी करते रहो, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो एंड मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।